हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, परफेक्ट। देखो, फाइनली प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। कट ऑफ किसी को पता है कुछ? अभी तो किसी को पता नहीं होगा। ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनका मेंस निकल गया है? गुड इवनिंग हर्षद। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर? मेरा निकलेगी। ओके, नहीं निकला राजेश? निकल गया मैम। निकल निकल गया गया। ना? यस मैम, हो गया। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, गुड 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 गुड। चलो देखो, जो प्रीलिम्स होता है उसमें 90% हमारी मेहनत काम आ जाती है। ठीक है, प्रीलिम्स में इतने बार देकर मुझे ये पता है कि अगर आपने सही दिशा में पढ़ाई करी है तो 90% आपके चांसेस हैं कि आपके निकल जाएंगे। ओनली 10% यहाँ पर लक का काम करता है। क्योंकि अगर सही से पढ़ा है और वहाँ पर क्वालिफाइंग स्टेज का पेपर है, एकदम ही बुरी किस्मत ना हो कि हम भाई पढ़कर जाएं और तब भी कुछ कुछ ऐसे सिनारियोज हो जाते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, उसी केस में ऐसा होता है कि ना निकले। ठीक है, तो अब अगर आप उस 10% की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं कि आपका दिन ही वो बुरा था, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। बट देन अगर हमें उस 90% में कहीं कमी रह गई, उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर इंसान कभी ना कभी फेल होता है। कुछ लोग अभी उस जोन में होंगे जो लोग फेल होकर दुखी हैं, कुछ लोग उस जोन में होंगे जो लोग पास होकर खुश हैं। ठीक है, तो इट इज़ जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड प्रिपरेशन लाइफ स्पेशली। तो ना ज़्यादा बहुत खुश होने की ज़रूरत है क्योंकि प्रीलिम्स सिर्फ फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, और ना ही बहुत ज़्यादा उदास रहने की ज़रूरत है। ठीक है, धोनी की तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल कर कर मेहनत करो, और इस वाले फेज में ज़्यादा दिन इस वाले जोन में रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तब भी नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ो, अगर हो गया है तब भी नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ो। ठीक है, पॉइंट इज न्यूट्रल रहकर प्रिपरेशन करना ही इस समय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देन जो लोग प्रीलिम्स के लिए हैं उनसे मैं बात 5 से 7 मिनट बात करूंगी। देन आई विल कम टू जो लोग मेंस के लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा बने रहिएगा बस। देखो, प्रीलिम्स वाले जो भी लोग हैं, अभी आपके प्रीलिम्स की कोई डेट क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता है प्रीलिम्स कब होगा। अभी तो नेक्स्ट प्रीलिम्स का फॉर्म भी नहीं आया है। तो एटलीस्ट 6 महीने तो मानकर चलो ही, दिसंबर आ गया है तो मई तक एग्जाम होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसका मेंस कराएंगे तो उस हिसाब से जो चल रहा है। अदरवाइज आई एम ऑल्सो नॉट वेरी श्योर कि डेट क्या है। तो आपको, अगर आप उस वाली कंडीशन में हैं कि आपका बहुत अच्छा मतलब नहीं है, लेकिन आपको तब भी चीज़ें आती हैं, प्रीलिम्स की पढ़ी हैं, तो आई वुड से मेंस को पढ़ते पढ़ते प्रीलिम्स को पढ़ो। ठीक है, क्योंकि एक बार फिर से मेंस वालों को बहुत अच्छा टाइम मिल गया है। बट देन जो 26 आप प्रीलिम्स देंगे, आपको नहीं पता कि मेंस वालों को तब कितना टाइम मिलेगा। और हमेशा मेंस रेडी होना इज़ अ राइट वे फॉर प्रिपरेशन, कि जब हमारा प्रीलिम्स निकले तो हम पैनिक ना करें, हमको लगे नहीं भाई हम पढ़ कर आए। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। तो प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चलना है आपको, और प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है। कई बार हमको सब पता होता है, ठीक है, इतना सारा मटेरियल है, सारी दुनिया की चीज़ें हमको पता है, लेकिन हम करते कुछ नहीं है। हमें छोटे छोटे अगर हम हैबिट्स डालकर एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर कि भाई हमें 2 घंटा देना ही है इस सब्जेक्ट को, चाहे जो भी हो जाए। बस वो जो छोटे हैबिट्स हैं ना, वही एक दिन आकर रिजल्ट आपको दे देते हैं। और कोई भी आपको ऐसा रिवोल्यूशनरी चेंज अपनी ज़िंदगी में करना नहीं होता है। तो प्रीलिम्स के लिए आपको यही करना है। बाकी आपके जो कुछ क्वेश्चंस होंगे सोर्सेज और उन चीज़ों पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लेकिन हम फिर भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों के कोई होंगे डाउट्स तो वो ले लूँगी। नाउ कमिंग टू जिनका मेंस है। ठीक है, सी, मेंस का सिलेबस पता ही होगा। मोस्ट ऑफ यू, मुझे लग रहा है पहला पिछला वाला मेंस देकर भी आए हो। मेंस के लिए जो पिछला देकर भी आए हैं वो भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि अभी उसका इंटरव्यू होगा, भगवान ने चाहा आपका बढ़िया हो जाए। बट देन अगर ये मौका मिला है, तो एक चीज़ जो मुझे लगता है हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, मतलब हमेशा मिस कर देते हैं, और हम उसको बस सोचते रहते हैं, दैट इज़ एसे राइटिंग। ठीक है, क्योंकि 24 का मेंस जब मैंने देखा था तो मुझे लगा कि ऐसे पर एक ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट्स भी नहीं फोकस करते हैं। हमको लगता है ऐसे हो जाएगा। मैं भी यही कहती हूँ कि GS 1 to 6 पढ़ लोगे तो ऐसे हो जाएगा। बट देन हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, और जब हम लिखेंगे और जब हम सोचते हैं उसके बारे में, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अब से ये सोच लो, जब भी मेंस की डेट भी अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है ना मेंस की डेट के लिए, है क्या? नहीं है मेरे ख्याल। नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी नहीं है ना। वीकली बेसिस पर संडे को चाहे जितना बिजी हो जो भी है, एक ऐसे लिखो। ट्रस्ट मी, वो आपको ऐसे में मार्क्स फेच करेगा एट द एंड ऑफ द डे। और रोज हिंदी को 1 घंटा हमको देना ही है। अगर 1 घंटा नहीं दे रहे हो तो आधा घंटा हमको देना ही है। कुछ ये जो छोटे छोटे नियम है ना, और यही ऐसे और हिंदी ऐसे पेपर्स है ना,
जो आपको दूसरों से आगे रख सकते हैं। वरना जीएस के लिए एक बार पढ़ते पढ़ते सभी लोग सेम लेवल पर आ जाते हैं, सबके आंसर्स सिमिलर टाइप के होते हैं। एसए और हिंदी कैन बी गेम चेंजर्स, ये हमको पता है, हम सुनते रहते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। मौका मिला है एक बार फिर से, अच्छा खासा टाइम फिर से मिल रहा है, तो यूटिलाइज इट टू द मोस्ट, ठीक है। और अब तो जीएस 1 to 6 के लिए 5 और 6 के भी 2 साल के पेपर हो चुके हैं, पता है तुम लोगों को कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फोकस ऑन द थीम्स एंड वर्क ऑन देम, ठीक है। हमको स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना है, हमको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है कि हम सब एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं। थीम्स उठाओ पिछले सालों की, देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 90% सेम स्ट्राइक रेट होता है, 90% पेपर आता होगा, और 90% पेपर आता है तो आराम से एसडीएम की पोस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। वर्क ऑन द थीम्स, स्मार्ट वर्क करना, और साथ में आंसर राइटिंग आपको करनी है। उसके लिए तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं, ठीक है। टेस्ट सीरीज मैं ये कहूँगी कि तुरंत, अब ऐसा नहीं कि अब मेंस देने का मौका है तो हम इवेंचुअली एकदम तुरंत रेडी हो जाएं। जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर कर आ रहे हैं उनकी केस अलग है, लेकिन ये नहीं कि अब हम तुरंत एक्साइटेड हो गए कि अब हम तुरंत, म्यूट कर लो भाई, हम एक्साइटेड हो गए कि भाई हमारा प्रीलिम्स निकला है तो हम मेंस का आंसर, हम टेस्ट सीरीज करेंगे। ये तरीका नहीं होता है, ठीक है। अगर आप एक मैच्योर खिलाड़ी है इस फील्ड में, उस कैटेगरी की बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग नए नए हैं जिनको आइडिया नहीं है, तो टेस्ट सीरीज का बहुत वो हमको लुभावनी चीज़ लगती है, भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। थोड़ा सा रुक जाना, सिलेबस को देख लेना, थोड़ी आंसर राइटिंग करना, चीज़ों को समझना, देन जंप करना टेस्ट सीरीज पे। वरना टेस्ट सीरीज हम, अगर हमने कंटेंट पर वर्क नहीं किया और हम स्टार्टिंग से ही टेस्ट सीरीज पर करने लगे तो हम कंटेंट पर वर्क कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। पहला काम है कंटेंट बिल्ड करना, ठीक है। कंटेंट बिल्ड कर कर उसको जब हमने रिटेन किया, उसको लर्न किया, तब हमने टेस्ट सीरीज लिखी तो हम कुछ अच्छा लिख पाएंगे। वरना स्टार्टिंग से हमारा फोकस क्या होगा कि हमारा पेपर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पर भी पेपर तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मार्क्स किस पर मिलते हैं? पेपर कंप्लीट होने के साथ साथ अच्छा कंटेंट लिखने पर, ठीक है। तो बिल्डिंग कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, एंड देन इवेंचुअली टेस्ट सीरीज को ऑब्वियसली ज्वाइन करना ही है, उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल 2 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस ऐसा कुछ करना, एंड देन जंप टू टेस्ट सीरीज इवेंचुअली। इसके अलावा 5 और 6 के लिए, पिछली बार 6 का पेपर बहुत ज़्यादा टिपिकल था, ठीक है। मतलब जो 5 वाला तो GS 5 तो पूछा गया था सिलेबस से, बट देन 6 का पेपर बहुत ही रैंडम था, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि जहाँ से भी जो चीज़ें हो सकें वो मैं प्रोवाइड करवा दूँ GS 6 के लिए, ठीक है। कई चीज़ें अगर आप लोग GS 6 का पेपर एनालाइज करेंगे तो वो लोग जो यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उससे उठाकर ही डायरेक्टली पूछ लेते हैं। 2023 में भी एक साइंस एंड टेक का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, वो सेम उनके वेबसाइट को ही उठाकर, मतलब वहीं से क्वेश्चन बनाकर दे दिया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं भी GS 5 एंड 6 का वो प्रोवाइड करवाऊंगी कंटेंट, बट देन आपको अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करनी है दूसरों से आगे रहने के लिए कि हम यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को देखते रहें, ठीक है। कोई भी टॉपिक है तो उसको सर्च करो, यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट में जो स्टैटिक पार्ट है कि वो कब बना, और जैसे कुछ भी डिपार्टमेंट्स हैं तो ऐसे फर्जी क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए हमको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 5 एंड 6। 1 to 4 आपको पता ही है, 1 to 4 में आर्ट एंड कल्चर वगैरह में थीम्स ही काम आएंगी और उसी को फॉलो करना, राइट। और यस, तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। अब मैं आप लोग के क्वेश्चंस ले लेती हूँ। सत्यम बताइए। मैम कुछ टफ है, पहले का एक बार किए थे हम लोग, तो इसमें नहीं भी की, वो अभी पढ़ते हैं तो 1 महीना पहले हो जाते। सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझसे पूछ रहे हैं किसी और से बात कर रहे हैं? अरे 40 क्वेश्चन तो मैथ इंग्लिश का चलो है, बाकी चलिए मैं पूछ लेता हूँ मैम। हाँ राजेश, आप बताइए। मैं पूछूं? मैम इस साल मेरे एक सेकेंड हाथ उठा लीजिए फिर पूछेगा, ठीक है। हाथ उठा लीजिए, मैं उस हिसाब से पूछूंगी। हाँ राजेश बताइए। इस साल में वैसे तो मेरा अच्छा रहा, 4 प्री निकले हैं मेरे इस साल, बहुत और बढ़िया। अभी हाँ जी 3 मेंस हैं मैम मेरे। एक तो हरियाणा पीसीएस का ट्रेजरी ऑफिसर्स का है, ओके, वो पोस्ट अच्छी है, लेवल 9 आरओ निकला हुआ है, और अब ये पीसीएस भी है। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज, मैम 2-3 लोगों ने सजेस्ट किया था कि आरओ पे ज्यादा फोकस करो अगर जॉब चाहिए तो, वो जनवरी में फिनिश हो जाएगा। फिर मैं ये सोच रहा था कि मैंने अभी तक हिंदी में ऐसे वगैरह नहीं लिखे हैं, आरओ मुझे हिंदी और ऐसे कंप्लीटली मतलब वहां पे अच्छे से मैं कर रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसे हिंदी में लिखूं तो ज्यादा बेटर है पीसीएस के लिए? वैसे और तो आपका इंग्लिश मीडियम है ना?
हाँ मैम, इंग्लिश मीडियम है। आरओ में हिंदी में लिखना होगा ना ऐसे? यस मैम। देखो पीसीएस में ऐसे में जो अच्छा लिखेगा उसको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा इंग्लिश और हिंदी वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है? मैं ये कहूँगी फिलहाल आरओ पर ही फोकस करो, जो ये सजेस्ट कर रहा है ये सही कर रहा है और उसके लिए हिंदी की प्रैक्टिस करो और पिछला मेंस भी दे रखा है, तो मेंस आपके लिए कोई ऐसा नहीं कि नई चीज़ आ गई है, ठीक है? तो ट्राई टू मेंटेन बैलेंस और पीसीएस में अगर हिंदी में लगने लगे कि हमने इतना अच्छा लिख लिया कि भाई अपना ही पढ़कर मज़ा आ गई, तब तो पीसीएस वाले मेंस में भी हिंदी में लिखाना। अदरवाइज़ लगे कि नहीं हम उतना अच्छा नहीं कर पाए, तो इंग्लिश में ही टिके रहना, ठीक है? वो डिपेंड ठीक करेगा है। कितना अच्छा लिख पा रहे हो। हाँ, मेंस का तो इशू इसलिए नहीं है मैम, मेरा 5 मेंस में लिख चुका हूँ ऑलरेडी तो बस, पहले। तो कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश चेंज को हाँ, इस बार लैंग इस बार का ऐसे ना मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं हूँ इंग्लिश में जो लिखा था, क्योंकि मैं इतने कोट्स वगैरह जो मतलब स्टोरी या कुछ भी ऐसा न्यू नहीं कर पाया था उस टाइम पे। लिखे भी 2 या 3 ही ऐसे थे। हाँ, वही प्रॉब्लम जी। होती है। हम ऐसे को सोचते हैं जीएस 1 टू 6 तो कंप्लीट हो जाए हमारा, उससे हम बनाकर लिख लेंगे और फिर वहाँ पर बनता नहीं है, ठीक है? अनटिल एंड अनलेस हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसलिए मैंने ऐसे को बहुत ज़्यादा पुश किया है आप लोगों को कि ऐसे को हर हफ्ते लिखो, भले ही लगने लगेंगे हम बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन लिखो। ये हमेशा सोचो कि जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है, वो भी जीएस 1 टू 6 पढ़ रहा होगा, तुम भी जीएस 1 टू 6 पढ़ रहे हो, तुम्हें उससे आगे निकलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना दोनों लोग साथ साथ रहोगे तो वो भी नायब तहसीलदार बन जाएगा, तुम भी नायब तहसीलदार बन जाओगे। तो अलग हमें हमेशा करना है, ये दिमाग में रखेंगे तो हम ऐसे अपने आप लिखने लगेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है राजेश, मैम। तो वो डिसाइड कर लीजिएगा जिस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस हो पाए उस पर, ठीक है? ठीक है मैम। चलिए। ठीक है सत्यम, मैम। मैम हाथ मैं उठा पूछूं? लीजिए प्लीज, हाथ उठा लीजिए, मैं एक एक कर कर पूछूंगी, ठीक है? हाथ उठाने का ऑप्शन होता है ना, नीचे हाथ बना होता है। सत्यम बताइए। ओके। ओके चलो, कोई बात नहीं। सत्यम अगर आपको पूछना हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा, तब तक पंखुड़ी बताइए। मैम आवाज आ रही है? यस बताइए। मैम पल्लवी, ये मेरी मतलब नेम है मैम घर का। अच्छा तुम लोग अब नए नए नाम से आ जाओ तो मैं पहचान नहीं पाती हूँ, बताओ। मैम फर्स्टली मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैम मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ मैम, मैंने बेसिक से कॉलेज से ही पढ़ाई करी है टाउन एरिया से, और आपकी वजह से लाइक मेरा प्री निकला है मैम सेकंड टाइम में। मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट टाइम तो लाइक मैं घर में इतनी थोड़ी सर्कमस्टांसेस थे कि मैं अच्छे से नहीं दे पाई थी, तो सेकंड टाइम में मैम निकला है, तो ये मैम आपके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम, कि मतलब आपने मैम बहुत सपोर्ट किया और समझाया भी है, लाइक एक एल्डर सिस्टर मैम बहुत अच्छे से आपने कोऑपरेट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, लेकिन मेहनत तो आप ही लोगों की होती है, ठीक है? मैं तो सबको समझाती हूँ, यस लेकिन ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि कौन उसको कैसे ले रहा है, ठीक है? तो यस इंसान की ही मैम। मैम मेहनत से मैंने होती है। आपको ब्लाइंडली पूरा ट्रस्ट करके मैम, जैसा आपने बताया था मैम, उसको फॉलो जितना मुझसे हो सका मैम मैंने उतना किया, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ ही किया जैसा आपने कहा था। नहीं नहीं, बहुत अच्छी मैम बात है, मेरे तुम्हारी डाउट्स मेहनत है। हाँ बताओ। मैम एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट ईयर मतलब मेंस है, तो मुझे कोई मैम आइडिया नहीं है, और मैं बाहर नहीं जा सकती, मतलब मुझे घर से रहकर ही करना है। मैंने आपको मैम बताया भी था, पर्सनली मैसेज भी करा था। मतलब मैंने भी इतने मेंस दिए तो मैं कहीं बाहर जाकर नहीं करी, मैंने भी घर से रहकर ही किया, तो ऐसा कोई अपने अंदर फोमो लाने की जरूरत नहीं कि हम बाहर दिल्ली नहीं जा सकते, हम यहाँ नहीं जा सकते तो हमारे कुछ कमी रह जाएगी। ऑनलाइन के ज़माने में एवरीथिंग इज फीजिबल एंड पॉसिबल, ठीक है? तो ये मैम वाला बस चीज़ थोड़ा डर निकाल टाइम दो। का इशू है कि पेपर टाइम पे हो जाएगा, वो डिसिप्लिन घर में आ जाएगा, थोड़ा सा उसका डाउट था मैम कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि मैम कभी मेंस नहीं दिया है, तो मे बी स्पीड मेरी शायद और लोगों से बहुत धीमी हो, मुझे तो और डबल ही मेहनत करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठेंगे जो शायद काफी एक्सपीरियंसिव होंगे मैं शायद उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, बट मैं अपना 100% इस बार भी दूंगी मैम। सो मुझे आपकी गाइडेंस ही चाहिए थी, आप थोड़ा सा प्रोग्राम का बता दीजिएगा कि मतलब किस तरीके से मैं कर सकूंगी। मैं वो बताती हूँ, लेकिन अपने अंदर हमको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है? तो लोग 2 महीने में देखते नहीं हो वीडियोस, 2 महीने में मेंस पढ़ा और निकल गया ठीक है? वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मैं मगर अपना 100% दूंगी इस बार भी, और मैं आपको ही ट्रस्ट करके हम जितना भी आप बताओगे उतना तो मैं 100% करने की पूरा ट्राई करूंगी मैम। बस, और मुझे पता है तुम मेहनती हो तो फिर हो जाएगी, चीज़ें हो जाती हैं। बस पॉइंट ये है कि हमको थोड़ा सा प्लान कर कर स्ट्रैटेजाइज करना है, ठीक है? तो पूरा शुरुआत से एक एक चीज़ हर सब्जेक्ट पर मैं अलग से बताती हूँ, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन ले यस लेती हूँ, मैम। फिर मैं उसको डिटेल में अलग से बताऊंगी कि कैसे कैसे एक एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बनानी है और उस पर वर्क करना है, जिन लोगों का पहला मेंस है उनके लिए, ठीक है? तो उसको अगर फॉलो करोगे एंड आंसर राइटिंग, जैसे हम अभी नए हैं तो हमारे लिए अब हम स्टार्टिंग से ही आंसर राइटिंग नहीं कर सकते, ठीक है? या फिर अगर हमने यस प्रैक्टिस नहीं करी है तो नोट्स बहुत ज़्यादा बनाओ, क्योंकि हमारा हाथ दिन भर चलते रहना चाहिए कि अगर हम दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट 4-5 घंटे हमारा हाथ चल रहा है, ठीक है? प्रैक्टिस हाथ यस चलने की मैम। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो करते रहो, बाकी बताती हूँ डिटेल से एक एक चीज़।
मैम अभी तो मैंने 1 मंथ खुद से ही सिलेबस देखा था। अभी तक तो मैं खुद से ही जितना हो सका था मैम वही पढ़ रही थी पीवाईक्यूज मैम। अभी तो मैंने कुछ कोर्स वगैरह कुछ नहीं लिया है, अभी खुद से ही सब किया है मैम अभी तक। ठीक है, तो फिर और मैम तुम एक मुझ चीज और हम्म, कह रही थी, क्योंकि मतलब मैम घर से तैयारी करूँ ना तो एक पीयर ग्रुप कभी मिल ही नहीं पाता है वो एनवायरनमेंट। तो मैम जो आपके क्वेश्चन आंसर सेशन थे वो मेरे लिए सबसे हेल्पफुल रहे मैम। कुछ क्वेश्चन तो मेरे उसी की वजह से सही गए हैं मैम पेपर में। लाइक आपके क्वेश्चन आंसर सेशन मैम विजुअली याद आ रहे थे कैसे मैम ने ऐसा बताया था। तो मैम वो चीज मेरा उस वजह से कई सारे मेरे प्लस पॉइंट हुए कि मेरे गलतियां बहुत ही लेस हुई हैं मैम। चलो भाई, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, वरना फिर आधे आकर कहते हैं कि ये तो इन्हीं की होंगी सहेली, तभी बोल दिया। मैम सच में थैंक यू मैम, वो बता दीजिएगा हाँ, ठीक है। मैं बिल्कुल बता दूंगी, मुझे मैसेज भी कर देना, बाकी मैं वीडियो भी बनाऊंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके, चलो उमेश्वर बताओ। मैम इशू थोड़ा सा मैम, बाकी पेपर जो मैंने एनालाइज करेंगे, जैसे मेंस का जो मैंने दिया 2024 में, मैम हिंदी से लेके जीएस 5 तक सारे मैम अच्छे थे, काफी अच्छे हुए थे एज कम्पेयर टू लास्ट में। जीएस 6 अच्छा हुआ था, लेकिन उसमें जैसे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द सारे 20 क्वेश्चन मोस्टली तीन ही टॉपिक्स पे रिवॉल्व कर रहे थे उनके, एक एनवायरनमेंट, एक साइंस और एक वो वाइल्ड लाइफ एंड इसी में सब। तो मैम इतने सारे क्वेश्चन उसी टाइप के सब मिक्स जैसा था, तो उसमें कंक्लूजन में काफी प्रॉब्लम आने लगी थी। कंक्लूजन में सिमिलर उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, और छठे पेपर तक इंसान इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि उसको कुछ स्ट्राइक भी नहीं करता है। पेपर खत्म करना ही अपने आप में चैलेंज होता है। हाँ मैम, एक दो क्वेश्चन भी मैम लगता है मुझे ऐसा लगा कि एम्बिगुअस लैंग्वेज थी उसमें, मतलब समझ नहीं आया कि किस उसमें पूछ रहे हैं, कि रीजन में पूछ रहे हैं कि ज्योग्राफिकल उस पर डिफरेंशिएट करना है कि उस पे डेवलपमेंट में डिफरेंशिएट करना है, इस टाइप से। जीएस 6 के लिए तो आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा टफ है, लेकिन ओमेश्वर कंक्लूजन हमें रट कर बैठने इस बार टाइम है, तो दो चार मतलब हर टॉपिक के दो दो तीन तीन कंक्लूजन्स बना लो। और क्योंकि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस है, हमको चीज़ों का आइडिया है, तो हम वर्क कर सकते हैं अपने रटने के स्किल्स पर। तो जब जितना ज़्यादा रट लोगे ना, तो उन्हीं में से आपस में मिला जुला कर वहाँ पर कंक्लूड कर पाओगे आंसर्स को, क्योंकि ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसका, हाँ मैम वो तो है ना? हाँ। ठीक है, और कुछ? नहीं मैम वो कुछ। ठीक है, चलो शैलेंद्र बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे इसका जो रिजल्ट है उसी में जो जैसे एसीएफ आरएफओ का जो होता है उसका कैसे पता चलेगा कि उसमें हुआ है कि नहीं सिलेक्शन में, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा रिजल्ट में। एक ही लिस्ट आई है बस, उसमें तो कुछ आइडिया होगा इसके बारे में। मुझे इसका इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन उसका अलग से पता तो चल जाता है, कुछ निकालते हैं, बाकी मुझे इसका आइडिया नहीं है एसीएफ आरएफओ। शायद डेफ के टाइम पता चलेगा मैम, मेरा भी है, मतलब मुझे भी नहीं पता कि हुआ है कि नहीं। फॉर्म के टाइम पर पता चलेगा, मतलब मेंस का फॉर्म भरते वक्त ना? हाँ मैम, वो टाइम बहुत मिलेगा ना, वो कम से कम 2 महीने बाद होगा इसका मेंस, इसके मेंस के बाद। अच्छा, तो वो मैंने अच्छा, ओके ओके, उसका मेंस अलग होता है ना, तो उसका बाद में होगा, तो शैलेंद्र तभी पता चल जाएगा फिर आपको, ठीक है? अच्छा मैम, ये वाला जो इसका पीसीएस वाला मेंस होगा, इसके 2 महीने बाद वाला मेंस होता है आरएफओ होता है ऐसे? हाँ हाँ, अप्रोक्सीमेट इतना देते हैं, यूपीएससी इतना देती है, तो ये भी देंगे 2 महीने के हाँ, आसपास। मतलब गैप तो देते हैं, ठीक है? तो अगर 2 महीने मिल गए तो वेल एंड गुड, ठीक है? ओके। और मैम जो ये फॉर्म इसका मेंस का भराएगा अप्रॉक्स कितने दिन बाद शुरू होता है, मतलब जैसे हिस्ट्री क्या रही, कुछ आइडिया आपको कि कितने दिन बाद शुरू हो जाएगा फॉर्म भराना? एसीएफ आरएफओ वाला मतलब वो तभी पता चलेगा ना, अभी मुझे जब इसका भराया कुछ भी जाएगा आप एक्चुअली बोल रहे मुझे कुछ भी इसका आइडिया नहीं है। राजेश, आपको कुछ आइडिया है? बता दीजिए इनको। ये उसकी पूछ रहा है कि डेफ कब भरा जाएगा, वो शायद 10-15 दिन के अंदर अंदर भरवा लेंगे अभी। अच्छा अभी से, ओके। इसी में हाँ। भरवा लेंगे, ठीक है? चलो, और कुछ ठीक है मैम, शैलेंद्र? ये ठीक है, गौरव बताइए। मैम मेरा एक क्वेश्चन था ये मेंस को लेके, कि जैसे मैं सिलेबस है ठीक है, GS1 GS2 GS3 GS4 का, तो उसके अकॉर्डिंग में जो सिलेबस डिकोड का एक मतलब मेरे पास एक प्रिंट आउट था, तो उसमें जितने भी टॉपिक्स थे, जैसे कोई भी चीज इलेबोरेट की गई है इसमें मेंशन है सिलेबस में, तो उसको उन्होंने जो है पूरा कोडिफाई किया है कि कौन कौन से उसमें सब टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग मैं जैसे नोट्स बना रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ये मैं बना लिया हूँ GS1 GS2 GS3 के लिए, ठीक है? तो क्या मैं लेकिन उसके बाद मैं जब PYQ भी देख रहा हूँ, तो कुछ जो थीम्स हैं वो रिपीट हुई हैं, ठीक है, काफी सारी। जैसे एक क्या कहते हैं हेरिटेज आर्क करके था,
हाँ ठीक कुछ है, तो वो क्या कहते हैं आगरा से, है ना, 700 किलोमीटर का। ठीक ठीक तो ठीक उस तरीके से वो मैम रश्मि यादव मैम एसडीएम थी, तो उनकी नोट्स में मैंने देखा था, तो वो चीज तो ये चीज मैं सोच रहा हूँ कि जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनको मैं उनकी थीम्स को मैं अच्छे से करूँ, या फिर जो है सिलेबस जो है मेंशन, ठीक है, उस सिलेबस के सब टॉपिक्स को अच्छे से जो है डीपली उनके नोट्स बनाऊं। ठीक है। देखो पहले तो हमको हमारा दोनों को बैलेंस कर कर चलना है, ठीक है। सिलेबस को जब डिकोड करोगे तो उसमें कई सारे सब टॉपिक्स निकल आएंगे। फिर हम देखेंगे जो हमारे पेपर्स में जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर हम देखेंगे ओवरलैपिंग कौन सी चीज़ें हैं। तो जो ओवरलैपिंग चीज़ें हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। एंड देन जो हम सिलेबस की जो बाकी चीज़ें बची उसको हम सेकेंडरी लेवल पर देखेंगे, ठीक है। जी ये तरीका होना चाहिए, ठीक है गौरव। अच्छा, तो तो मैम बेटर की होगा यही कि जो है सिलेबस को भी लेके चलें, और उसके बाद जो पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस हैं यस जो ओवरलैपिंग वाले हैं उनको भी करके करें। यस दोनों को लेकर चलना है और दोनों से देखना है। पीवाईक्यूज चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक उसको नहीं करोगे, मतलब थीम्स, मतलब ये जी क्वेश्चंस एज इट इज़ नहीं, थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही थीम्स रिपीटेटिव होती हैं। बट देन जी ऐसा भी नहीं कि हम सिलेबस के बाकी और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको छोड़ दें, ठीक है। उनको भी जी हमको देखना है, बस हमको प्रायोरिटाइज करना है पीवाईक्यू थीम्स और जो दोनों में ओवरलैपिंग चीज़ें हैं, ठीक है, सिलेबस और जी पीवाईक्यू। मैम मैम एक क्वेश्चन और ये है कि जो GS6 है, जैसे इस बार देखा गया कि थोड़ा सा था, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी था, ठीक है, सिलेबस बेसिक था, लेकिन ये जो था ये थोड़ा सा कम समझ में आया, तो इसके लिए मैम क्या करें? क्या कम समझ में आया और कौन सा इजी था? मतलब GS5 जो था वो थोड़ा सिलेबस बेसिक था, ठीक है, लेकिन जो हाँ 6 का था वो थोड़ा सा कम समझ में आया। हाँ एक्चुअली मैंने दिया तो नहीं था, भैया हम्म दिए थे, लेकिन वो पेपर देखने पे थोड़ा समझ में आ रहा था। देखो जी ये चीज़ ये अब लेकिन ये सरप्राइज रहेगा, ठीक है। ये हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है अगला पेपर GS5 का अलग हो, अनप्रिडिक्टेबल, और GS6 का सिलेबस से हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास जी इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। इसके लिए यही ऑप्शन है कि सिलेबस को हमें एक बार पढ़ना है। सारे टॉपिक सिलेबस के कवर होने चाहिए मेंस के। ऐसा कोई जी टॉपिक ना हो कि जिसको हम ना करें, क्योंकि जी इनिशियल ईयर्स में क्वेश्चन सिलेबस से ही उठा कर दे देते थे कि जो सिलेबस में लिखा है वही उठा कर दे दिया। तो सिलेबस को जी हमें अपने आंखों के सामने रखना है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, और एक बार मैथ्स कर लेना है कि सिलेबस का कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जिसके बारे में अगर पूछ लिया जाए तो हमारे पास कोई कंटेंट ना हो। तो हर सिलेबस के जी पॉइंट का कंटेंट होना चाहिए। एंड थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबिलिटी मेंस में हमेशा बनी रहेगी। अब वो भी एग्जाम ले रहे हैं SDM बनाने के लिए, तो ऐसा थोड़ी ना सब जी एकदम परोस देंगे कि भाई आओ और लिख कर चले जाओ। तो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी हम कैसे उसको फेस करते हैं, कैसे उसको हैंडल करते हैं, वही हमारा फाइनल सिलेक्शन करवाती है। तो उसके मैम लिए देयर इज नो अदर गो, जी फोकस ऑन द जी सिलेबस एंड PYQs बस। ओके मैम, ये क्वेश्चन है, ये जैसे क्वेश्चंस में जो लास्ट में लिखा रहता है जैसे एक्सप्लेन, ठीक है, हम्म और उसके बाद डिस्कस, एलेबोरेट, ठीक है, हम्म क्रिटिकली एग्जामाइन, है ना, हम्म तो इन सब में जो है क्या जो आपका कंक्लूजन है वो किस तरीके से चेंज होता है, उसमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए, मतलब दोनों एस्पेक्ट उसमें कवर होना चाहिए, किसमें एक ही एस्पेक्ट कवर होना चाहिए, ये मैम थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिमिनेट करने में थोड़ा दिक्कत होती है। देखो 2-3 तरीके से हमारे कंक्लूजन्स हो सकते हैं। एक जी कंक्लूजन हम वे फॉरवर्ड या फिर सोल्यूशन ओरिएंटेड दे सकते हैं। एक में जी हम फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर जी एक में हम थोड़ा सा सरकार की योजनाओं को जोड़कर बता सकते हैं, ठीक है। एक जी में हम आंसर की जिस्ट को बता सकते हैं, ठीक है। जिस्ट वाला मैं थोड़ा जी सा समराइज कर कर, जी वो मैं थोड़ा सा जी अवॉइड करने के लिए कहती हूँ कि वो सेम सेम चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। मगर अगेन हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम जी बिल्कुल कर सकते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन की मांग पर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं होगा अगर हमसे कोई चीज़ जी एक्सप्लेन करने के लिए लिखी गई है तो हम उसमें, हम्म, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लें अगर मॉडर्न हिस्ट्री, सिंपल मान लो कि डिजिटल इंडिया हम्म, के पिलर्स पूछे गए, ठीक है। जी डिजिटल जी इंडिया के पिलर्स पूछे गए, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो जी अब इसमें जी क्या कंक्लूजन हो सकता है, क्या क्या लिखेंगे, कोई आइडिया कुछ क्या लिख सकते हो? वे फॉरवर्ड में या फिर मतलब क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया के पिलर्स को एक्सप्लेन करो, तो इसमें कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये होगा कि जिस तरीके से डिजिटल इंडिया स्प्रेड हुआ है आफ्टर 2014, हम्म तो उसमें ये चीज है कि जैसे बहुत सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं, जैसे डीबीटी का एक आप फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, ठीक है, आधार बेस्ड जो सीधे क्रेडिट हो रहा है, इससे जो है जो बीच की मध्यस्थता है वो खत्म हुई है, इंटरमीडिएटरी एक प्रकार से देखा जाए मतलब हम तो डिजिटल इंडिया के रेलेवेंस को, महत्व को जी बताते हुए इसको कंक्लूड कर सकते हैं।
जी बिल्कुल कर सकते हैं, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, ठीक है। कैसे जी एक वो रिवोल्यूशनरी स्टेप है वो बता सकते हैं। अब यहीं जी पर हमसे डिजिटल इंडिया का एनालिसिस करने के लिए पूछा जाता है कि डिजिटल इंडिया जो जी सरकार की स्कीम है इसको एनालाइज करो, तो इसमें हम जी कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? अ, इसमें जैसे कि मतलब कि इसका यूज यूज के तौर पे या फिर इसमें इसमें हमसे पूछा गया है एनालाइज, तो एनालाइज तो मेन जी बॉडी पार्ट में कर दोगे कि भैया ओके इसके क्या जी हैं, क्या इसके लिमिटेशंस हैं, एंड देन कंक्लूड करने के जी क्या तरीके हो सकते हैं इस आंसर में, वो पूछ रहे हैं। कंक्लूड करने का तरीका अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि हो गई, तो उसका मैं एग्जांपल देके मतलब ये बता सकता हूँ कि जैसे कि किस तरीके से जैसे खाद अवेलेबल नहीं होती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है, जैसे किसान है उसके पास पैसा नहीं, अगर जैसे 2000 आ गया 2000, उससे ये होगा कि वो जैसे बोरी, एक बोरी या दो बोरी जो भी खाद ले सकता है, तो उससे उसको हेल्प मिली, उसको एक सब्सिडी के तौर पे हेल्प ली, ये उसमें मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ ठीक लास्ट में। ठीक है। देखो अब अगेन किसी भी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी अगर डिजिटल इंडिया के रेलेवेंस को बताते हुए कि कैसे वो जी रिवोल्यूशनरी हो सकता है, इस तरीका का कंक्लूजन लिखोगे तो वो भी सही होगा। तो जी बात कुल मिलाकर ये हुई कि ऐसा नहीं होता है कि एक्सप्लेन लिखा है तो हम उसमें कुछ अलग वैरायटी का कंक्लूजन लाते हैं, और क्रिटिकली एग्जामिन लिखा है तो हम अलग वैरायटी का लाते हैं। दोनों में ओके ही सिमिलर काइंड ऑफ कंक्लूजन्स यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। अगर हमारे पास जी क्या ऑप्शंस हैं हमको वो एक्सप्लोर करना है, एंड देन हम जी उस हिसाब से कंक्लूड कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि क्रिटिकली एग्जामिन लिखा है तो हम किसी और अलग तरीके का कंक्लूजन लिखेंगे। हाँ मैम, मैंने कहीं देखा था, एक मैम है स्मृता करके मैम है विजन आईएएस की, तो उन्होंने ये थोड़ा सा इसको एलिब्रेट किया था सारी चीजों को, तो मैंने सोचा कि उसमें क्या कहते हैं आंसर में जब लास्ट में जब कंक्लूजन लिखेंगे तो उसमें कुछ डिफरेंस आ जाएगा, ऐसा कुछ करके। नहीं, जो टर्म है उसको ध्यान देना होता है। बाकी देखो जितना ज़्यादा देखोगे, अब टीचर्स का काम होता है उसको थोड़ा सा बताना। जी ऑब्वियसली मैं भी अब उस पोजीशन पे आ गई हूँ तो बताना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन जी यूपी बीसीएस में यहाँ पर जी आकर जी व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि जी जो क्वेश्चन में पूछा गया है मेन बॉडी में उसको डील कर रहे हो, वहां पर हमको जी कंक्लूजन और सब चीज़ों को सेग्रीगेट करने का टाइम नहीं मिलता है। जो हम रट जी कर चीज़ें गए होते हैं वही लिखना होता है। अगर तुम सोचने जी लगोगे क्रिटिकली एग्जामिन है तो यहाँ पर कैसा वाला कंक्लूजन हम सोचें, यहाँ पर एक्सप्लेन है तो कैसा वाला सोचें, तो वो तो जी पेपर ही नहीं कंप्लीट कर पाओगे, और उसकी जी ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली जी ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, फोकस ऑन द जी कंटेंट, कंटेंट बिल्ड करोगे तो अपने आप चीज़ें इवेंचुअली समझ में आ जाएंगी, ओके ओके ठीक है। थैंक चलो थैंक ओके, यू मैम। महिमा बताइए। महिमा बता रहे हो? चलिए तब तक विकास बताइए। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम ये पूछना था कि मैंने इससे पहले ऐसे मेंस के लिए मैंने केवल दो दो क्वेश्चंस का ऐसे करके डेली करके लिखा हुआ है, और अभी जैसे आपने तीन तीन कराया है, अभी ये किया मैंने लगभग 6-7 महीने किया हुआ था। तो अभी जैसे एक बार में लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, तो वो जैसे एकदम से 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन, 3 से क्या मतलब स्टेप बाय स्टेप करना, या फिर कुछ दिन करके सीधे 20 क्वेश्चन पे जंप कर जाना चाहिए, ऐसे कैसे मतलब करना चाहिए? देखो मतलब ठीक रहेगा। स्टेप वाइज करना ज़्यादा सही है, क्योंकि फिर वो 3 घंटे बैठ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऐसा करो कि पहले अभी 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, फिर धीमे से हाफ लेंथ टेस्ट, ठीक है, कि 10-10 क्वेश्चंस हमने किए, एंड देन हम फुल लेंथ टेस्ट में। वो एक अच्छा तरीका होता है, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो थोड़ा सा एकदम प्रेशर में नहीं आ जाएंगे। जी मैम, वही थोड़ा पूछना था कि हाँ कैसे उसको स्विच वैसे करें। ठीक मतलब है। हम भी जो प्रोग्राम शुरू करेंगे टेस्ट सीरीज का, उसमें पहले मैं हाफ लेंथ टेस्ट कराऊंगी और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट कराऊंगी, और ऐसा तरीका होना भी चाहिए। आप मुझे ज्वाइन करें या ना करें, मैं बता रही हूँ ये सही तरीका है, ठीक है। मैम वो स्टार्ट करेंगे क्या वो फुल लेंथ के लिए? हाँ विकास शुरू करूंगी, ठीक है। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके महिमा बताओ, आ रही है आवाज? couldn't क्लियर एंड थिंकिंग मेंस को कंटिन्यू रखे, देन आफ्टर प्री 2026 डिक्लेयर प्री के लिए टाइम दें। मेंस को बिल्कुल कंटिन्यू रखना है ज्योति, मैंने बोला था स्टार्टिंग से ही, ठीक है, कि मेंस को हम कंटिन्यू रखेंगे, एंड भले ही प्रीलिम्स हुआ हो चाहे ना हुआ हो, क्योंकि अभी प्रीलिम्स में एटलीस्ट 4-5 महीने का तो मिनिमम टाइम मिलेगा ही। जब फॉर्म ही नहीं भरवाए हैं तो कब, अभी थोड़ी ना पेपर कर देंगे। और कितने क्वेश्चंस गए होंगे मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। कुछ लोग 88 बता रहे थे उनका हो गया है, और कुछ लोग 91-90 बता रहे थे उनका नहीं हुआ है। सो इसके लिए मुझे भी अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है आशुतोष। 87 था, लेकिन 88 वाले का मैसेज आया था, एक का हो गया है, तो वही मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है, मतलब एवरी टाइम देयर इज सम और द अदर कन्फ्यूजन। चलो अनुपमा बताइए।
तुम्हारे 96 थे ना? हाँ ठीक है। हाँ यस अनुपमा बताइए। मैम मुझे ये पूछना था कि अब इस पॉइंट पे हम लोग करंट अफेयर्स को वापस कैसे मतलब इंक्लूड करें अपनी तैयारी के दौरान पूरे दिन भर में। हाँ यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हो, एडिटोरियल्स खुद अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, ठीक है, अगर टाइम मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि जब खुद पढ़ते हैं तो फिर अलग ही हम उससे चीज़ें ग्रास्प कर पाते हैं। अदरवाइज रोज़ के उसमें एडिटोरियल एनालिसिस का कोई भी चैनल को फॉलो करो और सुनो, साइमल्टेनियसली जीएस पढ़ते रहोगे और एडिटोरियल एनालिसिस सुनते रहोगे या पढ़ते रहोगे तो चीज़ें सिंक में बनी रहेंगी। एंड देन यू विल हैव टू रेफर मंथली मैगजीन्स, ठीक है, मंथली मैगजीन्स के लिए विजन आईएएस इज अ गुड सोर्स, ओनली आईएएस की प्रहार भी मेंस के लिए आती है, करंट अफेयर्स के लिए उनको रेफर कर सकते हो, तो उससे हम कुछ कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को हमें रोज़ अपनी डेली लाइफ में मेंस के लिए स्पेशली जोड़ लेना है, और जो नहीं भी, जो प्रीलिम्स वाले हैं वो भी ये ज़रूर करें, ठीक है। भले ही आपको जो प्रीलिम्स वाले करंट अफेयर्स होते हैं उसके लिए आपको चाहिए प्रीलिम से पहले 2 महीने पहले पढ़ना कि भाई अपॉइंट कौन हुआ, किसका निधन हो गया। फिलहाल की कंडीशन में मेंस में एनालिसिस चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए ये कर सकते हो। बाकी जो फैक्चुअल डेटा होगा कि भैया कितना कुछ रिपोर्ट आई, उसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो हमको कोट करने हैं, वो मंथली मैगजीन से कवर किया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि मेंस के करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करूँ, बट उसके लिए अभी मैं श्योर नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई, ठीक है अनुपमा? ओके मैम, थैंक यू। ओके ठीक है, सबके क्वेश्चंस हो गए हैं? फिर कोई प्रीलिम्स वाला कुछ पूछना चाहता है? ओके यस महिमा, पीवाईक्यू के कितने डेप्थ तक? यूपीएससी के पीवाईक्यू की थीम्स उठानी है, ठीक है। यूपीएससी के पीवाईक्यूज की जो थीम्स है इंपॉर्टेंट, वो हमको देखनी है क्योंकि वो रिपीट हो जाती हैं। यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जो पूछने का क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, इट्स वेरी डिफरेंट, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा ये लोग कोशिश कर रहे हैं 2024 के पेपर में, कुछ कुछ पेपर्स में जैसे GS2 वगैरह में थोड़े से क्वेश्चंस घुमाकर पूछने की कोशिश की थी, बट देन स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस। जो वो गैप है उसमें हमको अपने आप को ये ध्यान रखना है कि हम यूपीपीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो उसी की तरह चीज़ों को फोकस करें, यानी कि क्वेश्चंस की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है स्ट्रेट पूछे जाने की, यूपीपीसीएस की तरह कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना कम रहती है। तो हमको वहाँ से इंस्टेड ऑफ कॉपिंग द क्वेश्चंस, हमको वहाँ से थीम्स को देखना है, कैसे थीम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एंड मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो हिंदी मीडियम से सब प्रोवाइड हो जाएगा। देखो मैं बताती हूँ क्या प्रोवाइड हो सकता है क्या नहीं, ठीक है। रुक जाओ कृति, सब बताती हूँ, ठीक है। एक बात इम्पॉर्टेंट आती है, कुछ बताने जा रही थी मैं भूल गई, क्या बताने वाली थी इससे पहले, पीवाईक्यूज़ का। हाँ यस, देखो एक चीज़ अगर आप लोग चाहें तो अपनी तरफ से कर सकते हैं, वो ये है कि जो आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम है, ठीक है, आप पहले मेंस वगैरह दे चुके हैं, तो ऑप्शनल पेपर्स को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, कि आप ज्योग्राफी से और ज्योग्राफी और हिस्ट्री के जो ऑप्शनल पेपर्स हैं, अब तुमको पता तो है ये मेंस में कौन से हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं और मेंस में कौन से ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, तो यूपीपीसीएस के ऑप्शनल से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं GS1 के पेपर में, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो चाहे वो वर्क कर सकता है, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट तरीका होता है। GS1 के कई सारे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछे गए हैं और वो पूछ ले जाते हैं GS1 के पेपर में। तो पिछले 4-5 सालों का पेपर उठाकर कर सकते हैं, और तुम्हें पता है सिलेबस GS1 का क्या है, और हिस्ट्री ऑप्शनल में जो फर्जी के टॉपिक्स हैं उनको इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। एंड ठीक है, फिर प्रीलिम्स वालों को कुछ पूछना है, जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ वो कुछ कहना चाहता है? मैं मेंस में के लिए एक ऐड करता हूँ जो मैंने देखा था इस बार, कि एक सिंगल टॉपिक भी ना जो सिलेबस में मेंशन हो, तो वो वहां से इन्होंने क्वेश्चन उठाए, खासकर पेपर 6 वगैरह में। वो हमेशा उठाते हैं, सारे सिलेबस के तभी टॉपिक्स के नोट्स हमारे पास होने चाहिए, हर एक टॉपिक अंडरलाइंड होना चाहिए कि भाई कोई भी सिलेबस का टॉपिक छूटना नहीं है, वरना फिर लगेगा कि अरे ये कहाँ से आ गया। हाँ, क्योंकि काफी लोगों ने ये मिस्टेक की थी कि जो रिपीटेड थे ना उन पे ही ज्यादा फोकस किया, नोट्स भी उन्हीं के बनाए, और जो छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए थे ना उनको नेग्लेक्ट कर दिया। नहीं, सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेबस को अपने सामने रख कर पढ़ो, सिलेबस को देखते रहो। अब देखो हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो इतने वास्ट है कि उसमें तो अंडर द लाइंस, बिटवीन द लाइंस बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट देर आर टॉपिक्स जो बहुत वन वर्ड में क्लियरली लिखे हुए हैं। लेकिन कई बार जैसे एक टॉपिक GS3 का ले लो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट देन आपके पास ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से एक पेज होने चाहिए नोट्स के। रोल ऑफ मीडिया, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन रोल ऑफ मीडिया तुमको पता है एक ऐसा टॉपिक है जो करंट अफेयर्स में रहता है, तो इसके 1 पेज में 2 पेज में नोट्स बना लो,
कुछ कहीं नहीं मिल रहा है, गूगल सर्च कर बना लो। एक क्वेश्चन है अब नेशनल डिफेंस सिस्टम पर, ठीक है, क्वेश्चन है कि क्या उनका चार्ट है, 2019-20 में क्वेश्चन पूछा भी गया था डायरेक्टली, शायद 18 में पूछा गया था। तो वो क्योंकि सिलेबस में लिखा है, वो कोई नोट्स में नहीं प्रोवाइड करता है, उसको देखोगे। एक यूट्यूब वीडियो मैंने देखा था रैंडमली, अब तो शायद अब लोग प्रोवाइड करने लगे हो, तो वहाँ से मैंने उसका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती है कि कोई भी इतनी मेहनत हमारे लिए नहीं करेगा, हमको थोड़ा सा स्मार्टली सिलेबस को देखना है, हर एक टॉपिक के नोट्स बनाने हैं एंड कुछ अलग करना है लोगों से। अब वो तुम्हें डिसाइड करना है कि हम लोगों से अलग कैसे कर सकते हैं। हम ज़्यादा या तो लिखें या तो हम ज़्यादा रटें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जनता क्या करती है, कई बार रट नहीं पाती, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन रट कर बैठ जाए, ठीक है, कि आएगा तो हम लिख के एकदम रेडी रहें, टॉपिक्स के नोट कर लो और अपने सामने चिपका लो और उनके इंट्रोडक्शन कंक्लूजन रट लो। तो कैसे आपको दूसरे से एज प्राप्त करनी है, इस पर वर्क करना है। नाउ यू हैव टू डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। हाँ राजेश, और कोई पॉइंट बचा? एक यही था बस मैम कि थोड़ा ना ब्रॉडली पढ़ने की जरूरत लगी मुझे इस बार, क्योंकि यूपी पीसीएस के बच्चे खासकर मैंने देखा है वो थोड़ा नैरो पढ़ते हैं चीजों को, कि नहीं नहीं यूपी पीसीएस इतना नहीं पूछता, यूपीएससी थोड़े है। खुद मेरे दोस्त बोलते थे कि यूपीएससी थोड़ी है कि ऐसे ऐसे पूछेगा। तो जब पेपर 4 का में आया और पेपर 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए इस बार, तो वहां थोड़ा सा उनको दिक्कत आ गई थी इस बार। तो थोड़ा ना ब्रॉड करने की जरूरत हो गई है इस बार, बस यही चीज थी। हाँ मतलब ब्रॉड और नैरो का मतलब मैं उतना डिफरेंस नहीं समझी, बट यस ऑब्वियसली। ये हाँ ये है ना मैम, जैसे पीवाईक्यू में कुछ पूछा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल इन रूरल इंडिया, ऐसे कुछ था, तो वो थोड़ा सा ना उसको और डायमेंशंस उसमें ज्यादा नहीं पढ़ते। हाँ बिल्कुल सही बात है कि हमने सोचा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल ही पूछेंगे, और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ इतना डिफिकल्ट स्टेटमेंट पूछ लोगे तो समझ ही नहीं पाएगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप तो हम पढ़ के गए थे, लेकिन अब इन्होंने स्टेटमेंट पूछ लिया तो इसको हम फ्रेम कैसे करें। ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तभी थीम्स उठाना इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल पूछा है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल पढ़कर नहीं इंपॉर्टेंट बैठ जाएंगे। हमको पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसका हर तरीके से जो क्वेश्चन बन सकता है उसके लिए रेडी रहें, सारे डायमेंशंस कवर हैं। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। चलो कृति, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तुमको पर्सनली मिल जाएंगे या फिर मैं उसके वीडियो बना लूँगी, ठीक है। तो हाथ नीचे कर लो। और किसी का कुछ नहीं बचाना, ठीक है। जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है प्लीज़ डोंट बी सैड, इस बार नहीं सही तो अगली बार निकलेगा, अगर आपने एग्जाम देने का सोचा है, ठीक है। दुखी मत होना, एग्जाम है, कुछ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आई अंडरस्टैंड, बहुत दुख होता है चाहे कोई कितना भी ज्ञान बांट ले, बट हमें ही खुद ही उससे लड़ना पड़ता है और उससे ओवरकम करना पड़ता है। कोई हमारी मतलब कोई समझ नहीं सकता जो इंसान पर बीतती है, तो अपनी फाइट हमको खुद ही लड़नी है। मेंस नहीं कर रहे हैं, प्री पे ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। देखो जब तक प्री नहीं निकलता है तब तक प्री पर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। जिनका निकल जाता है वो भी डरते हैं प्रीलिम्स से, ठीक है। तो ये कभी नहीं होगा कि हमें एक लेवल आ गया कि हम कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। बट देन हम ऐसा जब हम प्री में कॉन्फिडेंट होंगे तो फिर हम मेंस के लिए लटक जाएंगे। तो तरीका ये हुआ कि अगर हमने थोड़ा पढ़ लिया है तो हम दोनों को साथ में लेकर चलें, ठीक है आकांक्षा। इस पे मैम मैं एक लाइन बोलूंगा है, थोड़ा मोटिवेशनल भी हो सकती है, कि मेरे 5 साल कोई प्री नहीं निकला था, एक सिंगल प्री नहीं निकला था। और मुझे भी ऐसा लगता था कि पूरे साल यूपीएससी के लिए मैं पढ़ता था, पूरे साल में प्री में लगा रहता था। मिस्टेक सबसे बड़ी क्या थी कि पढ़ाई नहीं थी, मेरे थे कम अटेम्प्ट क्वेश्चन करता था मैं खेलता था सिर्फ नॉलेज पे कि नहीं नहीं नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाद में मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया कि 1-2 साल में ब्रेक लिया, फिर सोचा कि किस वजह से, क्वेश्चन बढ़ाए, अटेम्प्ट बढ़ाए, थोड़ा पीवाईक्यू मतलब नोट्स इतना क्रिस्प किए कि अगर मुझे 10 दिन भी मिलते हैं तो मैं उसमें भी प्री का सब कुछ कर देता हूँ। वो आरओ में मैंने किया भी, इवन हिंदी भी पढ़ी, पूरा घटना से दृष्टि पढ़ी, आई दृष्टि, और फिर भी मेरा अच्छे मतलब 145 के आसपास 40-45 मार्क्स बन रहे थे। वही चीज है ना, एक्सपीरियंस बहुत कुछ हमें सिखाता है, स्टार्टिंग में तो हम समझ ही नहीं पाते ना। तो अब मेरे नॉन स्टॉप 7वां प्री है जो मेरा लिख रहा है, मतलब प्री नहीं निकल रुक रहे हैं मेरे। बहुत ये अच्छी चीज बात है, बहुत ही अच्छी बात है ना। एक बार निकलने लगता है ना तो फिर समझ में आ जाता है कैसे निकलेगा। वो जो एक नहीं, जैसे कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी हम स्कूल में भी कोई चीज़ करते हैं तो हमको लगता है कैसे होगी ये, हम कैसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कैसे ये क्लास पार होगी। लेकिन एक बार जब तुम 10th पार कर जाते हो, जब 12th में पहुंचते हो तो लगता है 10th तो आसान था, इसमें ऐसा क्या था। लेकिन जब हम 10th नहीं पास किए होते तो हम कितना डरते हैं कि भैया 10th तो एकदम ही हुआ है। बट देन आज लगता है 10th की कोई वैल्यू थी, चाहे कितने भी मार्क्स लेकर आए हो। तो वो वाला जो चीज़ है ना, 10th से रिलेट कर पा रहे हो,
वही चीज़ है प्रीलिम्स की। एक बार निकल जाएगा तो इवेंचुअली चीज़ें समझ में आने लगेंगी, डर तो सबको लगता है, बट देन पॉइंट इज़ कि वो एक सही कॉर्ड को हमें हिट करना है। हमको ये समझना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें ये भी समझना है कि हमको पूरा पेपर कभी नहीं आएगा। मेरी इनिशियली लड़ाई यही थी कि मैं इतना पढ़ रही हूँ तब भी मुझे 150 क्वेश्चंस क्यों नहीं आते। मतलब मैं इसीलिए बहुत डिप्रेशन में थी कि भाई 150 क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए जिस हिसाब से मैं पढ़ती थी। बट देन आई रियलाइज क्या कर लूँगी, उखाड़ क्या लेंगे अगर 150 क्वेश्चन सही भी हो गए तो। फोकस मेंस पे करें, लेकिन मेरा फोकस भी इनिशियली प्रीलिम्स पर ही था। वो हर इंसान का ही होता है। उसके लिए हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं, ठीक है। कि अगर हम नया नया शुरू करें, जैसे राजेश ने बताया 5 साल नहीं निकला लेकिन अब निकल रहा है, ठीक है। तो वो 5 साल अगर हम ना बर्बाद करते, अगर हम मेंस को प्रीलिम्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं और हम साथ में मेंस की भी इंपॉर्टेंस समझते हैं, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरों के एक्सपीरियंस और दूसरों की बातों से हम सीखें। बाकी अपनी स्ट्रैटेजी, हर चीज़ इंसान को अपने लेवल पर करनी होती है, लेकिन थोड़ा सा समझना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और पॉजिटिव माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेरा एक दोस्त था, अभी IIT रुड़की से है, 7 मतलब 3 BPSC के मेंस दिए हैं, 4 मतलब इंटरव्यू दिए थे, 3-4 मेंस दिए, उसका कभी मतलब रुकता नहीं था प्री। इस बार उसके 4 प्री रुके हैं, और इस वजह से रुके हैं कि वो पेपर को लेके था ना, पहले से ही नेगेटिव हो जाता था कि अरे भाई ये पेपर ऐसे है, वहां दे दिया, ये कर दिया, ऐसे है, वो है, मतलब माइंड उसने चेंज नहीं करी। और मैं जब फेल हो गया, मेरे अटेम्प्ट खत्म हो गए थे 2020 में, 27 की एज में मैं अटेम्प्ट करके बैठ गया था, खत्म UPSC के, फॉरेस्ट के बचे हुए थे। 23 वाले में मैं ऐसे ही गया कि चलो दे देते हैं। मैम सब पढ़ रहे थे, मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं गया था। मैंने बस ये देखा कि जो मैं अब तक जितना मेरे पास नॉलेज है, मैं अपना बेस्ट दे के आऊंगा, जितने मैक्सिमम मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ उतने करूंगा। 23 वाला पेपर वन ऑफ द टफेस्ट था UPSC का, उसमें मेरे फॉरेस्ट की कट ऑफ से भी 10 मार्क्स ज्यादा है। तो ये माइंडसेट का वो था। बिल्कुल, मैं भी इस बात से कंप्लीटली एग्री करूंगी, क्योंकि हमारी दुनिया किसमें है? तुम ये सोचो कि कोई पागल इंसान है, उसकी क्या दुनिया है और आपकी क्या दुनिया है? सारी दुनिया ही दिमाग में है भाई। जिस हिसाब से दिमाग से सोचोगे उसी हिसाब से जिंदगी चलने लगेगी। सोचोगे हम तो बिल्कुल फेलियर हैं, हमारे साथ वाला बड़ा बताओ कितना होशियार है, उन भैया का निकल जाता है, उन दीदी का निकल जाता है, हमारा तो कभी नहीं निकल पाएगा, तो कभी नहीं निकलेगा। बट देन अपने आप को समझाओ कि नहीं, हम भी डिजर्विंग है। हम उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम मेहनत करें, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तभी हम उस कॉन्फिडेंस को प्राप्त कर पाते हैं कि अपने आप को हम समझा सकें। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ भी नहीं रहे हैं और फिर हम उस माइंडसेट को कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इतना हार्ड वर्क करें कि हमें लगने लगे कि नहीं यार, हम तो पढ़ते हैं तो हमारा निकल सकता है। तो वो वाला जब अपने आप को पॉजिटिव टॉक कर कर अपने दिमाग को थोड़ा सा अपने अंडर कंट्रोल करोगे ना, तो चीज़ें इवेंचुअली होने लगती हैं। हम बहुत आज की जनरेशन और आज के समय पर तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि माइंडसेट ही लोगों का इतना ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है कि इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, छत से भी गिर गया था, मैं तब भी पढ़ रहा था, 2 महीने पूरा बेड रेस्ट में था। 2018 में पापा एक्सपायर हुए थे, मैं बहुत डिप्रेशन में था। मैं तब भी मतलब वो था कि 1-2 महीने बाद फिर से पढ़ रहा हूँ। मतलब चीजें ऐसी थी ना कि वो खुद को मोटिवेट रखा कि किसी भी तरीके से बस माइंड हावी ना हो चीजें कि यहाँ पे हार माननी है या कुछ है, लगे रहे बस। अब लगे रहे तो बेनिफिट ये है कि अब कॉन्स्टेंटली मेंस लिख रहे हैं, इनमें भी फुल कॉन्फिडेंस है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी में कर लेंगे, उसके साथ लगे हुए। बहुत अच्छी चीज़ है ये, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। और सच बात ये है कि कोई आएगा 5 मिनट समझाएगा, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, 1 घंटे मोटिवेटेड रहोगे, लेकिन फिर वो रात में सोते वक्त दुखी हो जाओगे। वो रात में जब उदासी होगी तो उस समय पर अपने आप को गियर अप करना कि नहीं यार, हमको करना है, इतना टाइम दिया है तो हम उखाड़ेंगे, वो वाला जो चीज़ है ना, वो हम खुद ही को बता सकते हैं। कोई दुनिया में किसी को नहीं बदल सकता। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं दुनिया को बदल दूंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट देन आई रियलाइज कि मैं अपने घर वालों को नहीं बदल पा रही हूँ, अगर वो नहीं चाहते हैं तो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने माइंडसेट के साथ, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एटलीस्ट अपने लिए चीज़ों को करें। जब हम बदलेंगे तो इवेंचुअली चीज़ें हो जाएंगी, समझ भी नहीं आएगा। और देखो, एक अब मैं बताऊं, प्रीलिम्स ये वाला जो लोग देकर आए, तो मेरे पास स्टूडेंट्स ने बताया कि मैम मेरी सीट खराब थी। मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ, मेरी सीट बहुत प्रॉब्लमैटिक थी, मेरी सीट फर्स्ट थी, मुझे पेपर देर में मिला। ये सारी चीज़ें आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, ठीक है, कि अब मेरा नहीं निकलेगा तो हमारे पास एक एक्सक्यूज़ होना चाहिए। लेकिन मैंने ये पूछा कि आपने 10 घंटे पढ़ाई करी? अगर प्रीलिम्स से पहले 10-10 घंटे रोज़ पढ़ाई कर रहे हो और पता है क्या पूछा जाता है, ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रीलिम्स ना निकले, क्योंकि प्रीलिम्स यूपीपीसीएस का कंपैरेटिवली बाकी एग्जाम से देखो, और मेंस के लिए तो सब्जेक्टिव हो जाता है, वहाँ पर इवैल्यूएटर हो जाते हैं, वो चीज़ें अलग हो जाती हैं।
अब यहाँ पर ऐसा कोई घपला नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ प्रीलिम्स वाली स्टेज में नहीं हो रहा है, भगवान आपका थोड़ा बहुत साथ दे रहे हैं, तो प्रीलिम्स 100% निकलता है। ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी एग्ज़ाम का इनिशियली बिल्कुल आइडिया नहीं था, मुझे पीसीएस का फुल फॉर्म भी नहीं पता था। जब मैंने पहली बार दिया तो मुझे लगा भी नहीं था मेरा निकलेगा, लेकिन क्योंकि मैंने सीरियसली पढ़ाई करी थी। सिर्फ पढ़ाई करोगे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, दुनिया में हमको अगर हमने ये मौका मिला है, बहुत लोगों को मौका भी नहीं मिल पाता है, अगर हमको मौका मिला है इस एग्ज़ाम में अपीयर होने का, तो हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से 100% देंगे, तो प्रीलिम्स तो आराम से निकलेगा, आगे की स्टेजेस भी निकल जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात कही है राजेश ने, एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। करने वाला इंसान, जो हमारे पेरेंट्स बचपन में कहते थे कि वो लालटेन में भी पढ़ लेते थे, तो वो एक्चुअली कहीं ना कहीं सही है। करने वाला इंसान और पढ़ने वाला इंसान कर जाता है, ठीक है। हम मीडियोकर रहना चाहें कि हम अपने दोस्तों के साथ घूम भी लें, वहाँ पर चले भी जाएं और हमारा पेपर भी निकल जाए, ये कभी नहीं हो सकता। सैक्रिफाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो सैक्रिफाइस करता है उसी हिसाब से उसका सक्सेस रेट बढ़ता है, तो ये आपको अपने लिए खुद डिसाइड करना पड़ेगा। मेरे साथ तो मैम पेपर से पहले ही हुआ, मैं घर में से पैसे नहीं ले रहा हूँ 1.5-2 महीने से, झगड़ा हुआ पड़ा मम्मी से तो ये चीज चल रही, कह रही है कि कब तक लगा रहेगा, ये है वो, बहुत चीजें चल रही मैम, टेंस होती हैं काफी चीजें। नहीं, बिल्कुल होती मैं है, बिल्कुल होती जिद पे हूँ कि चाहे कुछ भी करूँ, मैं घर से भी पैसे नहीं ले रहा हूँ, पर मैं कर रहा हूँ। और मेरा माइंड भी खराब था, तभी मेरे 92 नेट में आए मैम, मेरा खराब हुआ था ये पेपर, बट ये है कि किस्मत साथ दे गई इसमें में कि हो गया मेरा फिर भी। नहीं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लग रहे हैं तो किस्मत भी, अब लक थोड़ा सा साथ दे रहा है कि मेहनत कर रहे हैं, तो देख रहा होगा भगवान भी किसी बिल्कुल लगा हुआ है, अब इसका निपटारा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मुझे भी ये लगता है कि अगर मेहनत करोगे तो एटलीस्ट भगवान भी तो देखेगा, वरना भगवान से मंदिर में मांग रहे हो, पढ़ रहे हैं, नहीं तो भगवान भी कहेंगे क्या ही दिया जाए इनको, ठीक है। मेहनत इसलिए करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल राजेश, लगे रहिए, माई बेस्ट विशेस आर विद यू, बढ़िया होगा। थैंक यू मैम। प्रखर बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम ये जैसे आप बोल रहे हैं कि सिलेबस का हर एक शब्द, मतलब वी नीड टू मेक नोट्स अबाउट दैट, तो ये मतलब ऑफिशियल सिलेबस कहाँ मिलता है? अरे मैं डाल दूंगी चैनल पे, वेबसाइट पे मिलता है यूपीपीसीएस की, मैं डाल दूंगी अभी, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो बाकी अच्छे से पढ़ते रहो। आई थिंक जो ये वीडियो देखेगा वो काफ़ी मोटिवेट हो गया होगा राजेश की बात से, और थोड़ा बच्चा कुचा मैंने भी मोटिवेट कर दिया होगा। तो कुल मिलाकर पढ़ाई कीजिए, वही आपकी नैया पार करा पाएगा। चलो ओके एवरीवन, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू मैम।